आपका कोई जैसे सपोज किसी के लोअर बॉडी पैरालाइज है और आप सीधे लेटे हुए और बॉडी को टर्न नहीं कर पा रहे, तो कंटिन्यूसली उस पर एक एरिया पे प्रेशर पड़ रहा है, तो हमारा जो बॉडी में बोन है और मैट्रेस है उसके बीच में हमारा स्किन क्रश होता है, तो कोई भी बेड सोर डेवलप होने में 2 घंटे लगते हैं। तो दैट मीन्स हमारे को जो पोजीशन चेंज होनी चाहिए इस टाइम से पहले होनी चाहिए, ताकि एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर नहीं हो। दूसरा होता है अगर हमारे जो स्किन है थोड़ा रफ है, ड्राई है स्किन, तो मान लो कोई पेशेंट जो बेड रिडन है उसकी कोई पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, तो किसी तरह का फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो हमारी अगर स्किन ज़्यादा ससेप्टिबल है तो फ्रिक्शन से वो ब्रेक हो सकती है, तो एक सिंपल वूंड डेवलप होगा, फिर वो बड़े वे में जा सकता है अगर उसको कॉन्टिन्यूसली प्रेशर पड़ता है। उसके अलावा कोई भी हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं उसमें अगर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कई बार होता है हेल्दी पेशेंट है तो घर पे या हॉस्पिटल में कहीं पे पोजीशन चेंज करें, सिंगल पर्सन जैसे चेंज कर रहे हैं, तो उसमें इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल कि सिंगल पर्सन उसको चेंज करे, तो थोड़ा बहुत चलो आप खींच के कर रहे हो, प्रैक्टिकल आके नहीं कर रहे, खींच के कर रहे हो, तो थोड़ा उस शेयरिंग फोर्स से भी बूम बढ़ने का चांस है। अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जब प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली ब्लड फ्लो थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। ब्लड से जब उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड फ्लो कम हुआ तो उस एरिया में जैसे टिश्यूज़ को अपना एक जैसे फूड नहीं मिला, तो एक उनकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डेथ स्टार्ट हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे बेड सोर बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसके लिए मैं कुछ फोटोज़ भी दिखाऊंगा बेसिकली, कि आपको आइडिया लगेगा कि ये पॉइंट्स हैं जिसके बारे में फिर आपको प्रोटेक्शन लेना है या उसके बारे में ध्यान रखना है कि ये साइट्स हैं जहाँ बेड सोर बनते हैं। अब कोई पेशेंट जैसे सीधा लेटा हुआ है, जैसे मैंने बोला बोन और मैट्रेस और बीच में हमारी स्किन, तो ये पॉइंट्स हैं जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने को तो और एरियाज में भी बन सकता है जहाँ पर आपका बेड सोर बनने के ज़्यादा चांसेस हो। मतलब ये हमारा सिर के पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको ऑक्सीपिटल एरिया बोलते हैं। उसके बाद ये जैसे स्कैपुलर एरिया आ जाता है, ये स्पाइन के एरियाज आ जाते हैं, ये बैक ऑफ आपके जो ये वाली बोन है। उसके बाद कटक पे जो कि काफ़ी कॉमन एरिया है बेड सोर बनने का, ये इशियल एरिया होता है जो कि इस पोजीशन में थोड़ा कम चांस होता है, बट स्टिल यहाँ भी बन सकता है। फिर उसी तरह पैर पे पीछे वाले हिस्से में जिसको हील एरिया कैल्केरियल एरिया होता है। अब कोई पेशेंट करवट पे लेटा हुआ है तो कौन से पॉइंट्स हमारे प्रोमिनेंट हो जाते हैं जिन पे साइड में लेटे, तो पिन्ना पे, ये पिन्ना मतलब हमारा जो कान होता है इसमें बेड सोर बनने के चांस होते हैं। उसके अलावा जो जो आप हाथ लगा के आपको बॉडी प्रोमिनेंसेस पता लगेगी, सभी एरियाज पे पॉइंट्स बन जाते हैं। जिससे एक बड़ा कॉमन साइट होती है ये वाली जो प्रोकेंट्रिक एरियाज ये होते हैं, हिप एरिया जो बोलते हैं। व्हील चेयर बाउंड पेशेंट्स में ये वाले एरियाज है जहाँ पे आपको, इसमें ईसियल बेड सोर ज़्यादा कॉमन होता है। हमारी पेल्विस की बोन का पार्ट होता है ईसियल ट्यूबरोसिस, तो उस पर बेड सोर बनने का चांस है। सो बेसिकली सीक्वेंस क्या रहती है, प्रेशर रहा, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हुआ, टिश्यू डेड हो गया। तो जो बेसिकली हमारा एरियाज, जैसे हम सारे पार्ट्स लेते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे बाहर से अंदर की तरफ चले, स्किन होता है, उसके बाद फैट होती है, फिर फेशिया होता है, फिर मसल्स होते हैं, फिर बोन होती है। तो इसका मतलब बोन और मैट्रेस के बीच में ये टिश्यूज़ है जो कंप्रेस होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो टिश्यू प्रॉब्लमेटिक होता है वो मसल होता है। मसल ज़्यादा देर प्रेशर नहीं सस्टेन करता है, या कह लो उनको सर्कुलेशन जल्दी इफेक्ट होता है। अब ये फोटो से आपको क्लियर होएगा कि ये जैसे हमारी कोई बोन की प्रोमिनेंस है, ये मैट्रेस है, और बीच वाले टिश्यूज जितने हैं वो क्रश है। इस फोटो का माइंड में रख लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो वो वाली फोटो जो प्रेशर पॉइंट्स वाली फोटो, दूसरा ये फोटो जो आपको बताएगी कि किस तरह से अंदर चेंजेस आ रही है। तो बेसिकली जो मसल टिश्यू जैसे मैंने बताया इज डैमेज फर्स्ट,
और 2 घंटे के अंदर अगर कंटिन्यूस प्रेशर रहता रहा है तो इरिवर्सिबल चेंजेस होनी शुरू हो जाती है। बाय द टाइम कोई चीज़ स्किन पे शो करे वो ऑलरेडी अंदर डैमेज काफ़ी हो चुका होता है। बड़ी बार होता है कि बेडसोर जब तक स्किन काली नहीं हो जाए तो तब तक बेडसोर उसको लिया ही नहीं जाता कि वो बेडसोर है, लेकिन स्किन काली होने का मतलब है कि अंदर काफ़ी डैमेज हो चुका है। अब होता है जो कोई भी पेशेंट जो एक नॉर्मल पर्सन है या नॉर्मल पेशेंट है इन द सेंस कि उसके सेंसेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में तो आपको पता चलता रहेगा कहीं किसी एरिया पे आपकी प्रेशर हो रहा है या बॉडी मूवमेंट्स अपने आप ही होता रहता है। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जो या तो न्यूरोलॉजिकली या अदरवाइज और प्रॉब्लम्स करके इतना वीक हो कि अपनी पोजीशन टर्न नहीं कर पाता, उसके अलावा पेशेंट का तो एक तो वीक पेशेंट हो गया, एक होता है वैसे ही अनकॉन्शियस पेशेंट हो। देन उसके बाद क्या होगा कि उन पेशेंट में साथ में अगर सेंसेशन भी नहीं है तो हमारी ब्रेन को जो एक तो फीडबैक जाता है ना कि भाई यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है तो कुछ करो उसके लिए, लेकिन अगर सेंसेशन ही नहीं है तो फीडबैक ही नहीं जाएगा ब्रेन को, तो आप अपने आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो दैट मीन्स जो भी आपका अटेंडेंट होगा उनको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि आप उनको भी प्रेशर पॉइंट्स का पता होना चाहिए, उनको भी मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। अब यहाँ हम जितने जनों से भी डील कर रहे हैं एवरीबॉडी इज कॉन्शियस, ठीक है। तो अब आगे आपका जो कोई आपके रोड टू सर्कल में आए या अदरवाइज किसी के बारे में पता चले तो अब आपको ये फीडबैक आगे पास ऑन करना है कि किस तरह कौन सी साइट्स हैं, कैसे डेवलप होगा और क्या क्या किन कंडीशन होंगी जिसके करके वो एक्शन डेवलप होगा। सेम चीज़ मैंने जो बताया, खास करके बहुत एल्डरली पेशेंट हो जो कि मतलब अपनी मतलब वीक हो, साथ में बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, अनकॉन्शियस पेशेंट हो, काफ़ी लंबे टाइम से किसी और प्रॉब्लम करके भी लंबे टाइम से हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो आप न्यूट्रिशनली आल्सो डिप्राइव हो जाते हो, तो आप ज़्यादा प्रोन होते जा रहे हैं। उसके बाद अब पेशेंट जिनके स्पाइनल इंजरीज हैं, जैसे जो कि चाहे सर्वाइकल स्पाइन लेवल पे हो या लंबर स्पाइन लेवल पे हो, तो डिपेंडिंग उनके चारों लिम्स हमारे अफेक्टेड हैं या लोअर लिम्स अफेक्टेड हैं, तो साथ में अगर सेंसेशंस का प्रॉब्लम हो, उसके अलावा अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज़ है तो उसमें सेंसेशन जैसे लिम्स वगैरह में कम हो जाती है, तो वो बेडसोर डेवलप होने का आपको पता नहीं चल रहा। तो ऐसे में जो आपका केयर टेकर हो, आप कॉन्शियस हो, तो आप भी केयर टेकर को गाइड कर सकते हो, भाई मेरे 1.5 घंटा हो गया मैं ऐसी पोजीशन में लेटा हूँ, मेरी पोजीशन चेंज करो। सो अगर दोनों लेवल पे सपोज नॉलेज है केयर टेकर को भी और पेशेंट को भी, तो मान लो केयर टेकर आपको उतना जैसे मान लो चेंज करने का टाइम नहीं दे पाए, आप बोल सकते हो कि भाई मेरी पोजीशन चेंज कराओ, मेरे बेडसोर डेवलप। आप किसी को बोल सकते हो, आपके उस एरियाज की पिक्चर ले सकते हैं, आपको दिखा सकता है। अगर आपको पता है कि ये अर्ली बेडसोर है तो आप उसको कैच कर सकते हैं। सो अगर हम सारी चीज़ों को समराइज कर लें, कोई ओल्डर पेशेंट्स हैं उसमें स्किन भी थिन होगा, उसके बाद अगर सेंसेशंस कम हैं, किसी वजह से सर्कुलेशन कम है, मान लो डायबिटीज़ हो गया या कोई वेस्कुलर डिजीज हो गया, या हमारी डाइट कम है जिस करके हम न्यूट्रिशनली हमारी हीलिंग पावर कम है, तो हम ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। उसके अलावा फिर अगर मेंटली हम उस सिचुएशन में नहीं है कि अपनी पोजीशन चेंज के बारे में या अपनी प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंड करें, तो ये सारे फैक्टर्स आपको प्रोन करेंगे बेडसोर डेवलप। अगर आप हेल्दी हो तो वैसे ही आप में ज़्यादा चांस हो जाता है बेडसोर डेवलप होने का एज़ कम्पेयर टू ए बाकी सारी कंडीशन सिमिलर हो, लेकिन अगर वेट का डिफरेंस है तो आप ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा चांस हो जाता है आप में बेडसोर में। तो थोड़ा सा मतलब फिटनेस का रोल इसमें भी आ जाता है। अब अगर किसी वजह से यूरिन और स्टूल पे कंट्रोल नहीं है तो उस करके भी आपके एरियाज कॉन्टिन्यूसली वेट होते रहेंगे, मैसरेशन होती रहती है एरियाज की, स्किन के ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया अगर कोई ओबीज है तो आपको 1.5 गुना उसमें ज़्यादा चांस हो जाते हैं बेडसोर डेवलप। अभी तक मैंने जो पॉइंट बोले काफ़ी आपको लग रहा होगा रिपीट हो रहा है, बट आप देखोगे कि यही चीज़ें चाहिए बेडसोर में,
स्पीड का बेसिक आइडिया ये है कि बार बार आपके माइंड पे हिट करना कि कॉज क्या है, साइड्स क्या हैं, एक बेसिक प्रिवेंटिव मेथड्स क्या हैं। बस बार बार इसी चीज़ को अगर याद कर लो आप तो बेड सोर होगा ही नहीं आपका। व्हील चेयर बाउंड पेशेंट, ओल्डर पेशेंट, अगर आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हो, ऐसी डिजीज है जो शुगर मतलब आपकी ब्लड फ्लो को रोकती हैं, या कोई मेंटली प्रॉब्लम है, या स्किन फ्रेजाइल है आपकी, या आपकी बाउल ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं है, या आपका न्यूट्रिशन नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए बेड सोर की स्टेजेस क्या होती है और आपको बेड सोर किस स्टेज में है, उसको किस स्टेज में हमने कैच किया और उसका ट्रीटमेंट क्या है। जो स्टेज 1 बेड सोर होती है, अगर हम स्टेज 1 बेड सोर पे बेड सोर को कैच कर लें और अर्ली स्टेज 2 पे कैच कर लें तो हमारे हीलिंग के जो चांसेस है वो काफ़ी बेटर हो जाते हैं और फास्टर हो जाते हैं। स्टेज 1 बेड सोर जो होता है उसमें मेनली आपके रेडिशनेस होती है। वो रेडिशनेस क्या है कि अगर आपने प्रेस किया तो रेडिशनेस जाएगी नहीं। नॉर्मली हम कहीं पे ऐसे हाथ रख के बैठे हैं, हम देखेंगे थोड़ी देर हाथ लाल हो गया, लेकिन उसको प्रेस करेंगे तो लाल की चीज़ चली जाती, वाइट हो जाता है, फिर छोड़ते हैं फिर लाल आता है, धीरे धीरे वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगर वो जा ही नहीं रहा, आपने प्रेस किया तो भी लालगी बनी हुई है, तो इसका मतलब आपका स्टेज 1 बेड सोर स्टार्ट हो चुका है। बट उस स्टेज पर भी अगर आपने फर्दर उस पर प्रेशर नहीं पड़ने दिया तो धीरे धीरे करके वो टिश्यू सेटल हो जाता है। अब स्टेज 1 अगर हम स्किन का पूरा, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे स्किन होता है, उसके बाद फैट होती है, फिर यहाँ फेशिया होता है, फिर मसल होते हैं, फिर बोन होती है। तो अगर स्टेज 1 ले लें तो बस सिर्फ स्किन में रेडिशनेस आपकी आएगी। थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है, आप बेसिकली कुछ पॉइंट्स है, हो सकता है इस बैकग्राउंड पे ना बेटर दिखे। ये जैसे एक हल्की सा रेडिश है, आप इतना जरूर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, चाहे जैसा भी फोटो दिख रहा है कि स्किन में ब्रेक नहीं, तो यही स्टेज 1 बेड सोर है। क्योंकि अगर आपको स्किन में ब्रेक मिलेगा तो इसका मतलब वो स्टेज 2 को हो ही चुका है। जस्ट रेडिशनेस है इन एरिया। ये देख रहे हैं, ये थोड़ा बेटर रेडिशनेस दिख रही है, तो सिर्फ एक बस रेडिश सा पॉइंट है जहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं तो वो जा नहीं रहा है। दैट मीन्स वो एस्टेब्लिश स्टेज 1 बेड सोर है। ये पिन्ना जैसे मैंने बोला कान के साइड में होने का चांस होता है। नेक्स्ट, अब स्टेज 2 आपकी क्या होगा, आपका स्किन ब्रीच हो गया या ब्लिस्टर बन गया, जो फाइनली स्किन पील ऑफ हो जाता है, तो वो आपका स्टेज 2 बेड सोर में आ जाएगा, जिसमें आपका जो लेवल है आपके डैमेज का वो ऑलमोस्ट फैट प्लेन से जस्ट ऊपर तक पहुंच चुका है। अब आप यहाँ पर आ चुके हो, फैट तक पहुंच गए हो, जस्ट पहुंचे हो, आप उसको क्रॉस करके नीचे तक नहीं गए हो, बट वो दिखना शुरू हो गई है या डीप डर्मिस तक आप चले गए, तो आपका स्टेज 2 बेड सोर। ये स्टेज 2 आप देखना स्किन पील हो गया, अब आपको क्या लो मतलब जख्म दिखना शुरू हो गया। जब जख्म दिखना शुरू हो जाए तो स्टेज 2 तो हो ही गया। इट कैन बी फर्दर डीपर, बट स्टेज 2 तो आपका हो ही गया। तो ये सारे स्टेज 2 थे जिसमें आपके ऑलमोस्ट आप फैट की टॉप लेयर तक पहुंच गए। अब स्टेज 3 जब आप फैट को भी अंदर इंफिल्ट्रेट कर गए तो आपका स्टेज 3 हो गया, आप फेशिया के पास पहुंच गए तो आपका स्टेज 3 हो चुका। तो आपका डैमेज ये मसल के बीच में और फैट के बीच में या फेशिया होता है उस लेवल तक आप पहुंच चुके हो, तो आपका स्टेज 3 हो गया। अब ये आप उस लेवल तक जा चुके हो, स्टेज 3। अब स्टेज 4 में जब आप फेशियल को भी क्रॉस करके मसल बोन में चले गए, जॉइंट कैविटीज में चले गए, तो आपका स्टेज 4। अब आप बिल्कुल अंदर तक आ गए हो टिश्यू, तो आप स्टेज 4 में जा सकते हो। इतना डीप हो जाते हैं कि अब पूरा जॉइंट ही कई बार बाहर निकलने को आ जाता है। अब आता है कई बार पेशेंट आते हैं स्किन सारी डार्क है,
बट आप उस स्किन को फिर भी मतलब एग्जैक्ट जज नहीं कर पा रहे हो कि कितनी गहराई तक है। ऐसा बेड सोर जो होता है वो स्टेज 2 तो है ही, लेकिन इट कैन बी स्टेज 4 आल्सो। क्यों? क्योंकि जो डैमेज स्टार्ट हुआ है वो मसल के बोन के आसपास पहले स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक पहुँचने को बड़ा लेट हो चुका है। अगर आपका टिश्यू यहीं से सेटल हो गया, जो ब्लैक स्किन अब निकल गई और हीलिंग हो गया, तो आप एक तरह से सुपरफिशियल से ही निकल गए। लेकिन अगर नीचे की फैट इतना डेड हो चुकी है तो पसी बन गया फाइनली, तो आपको लगेगा स्टेज 4। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको इसको देखते हुए पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन करना होता है कि आपका बेड सोर किस तरह से आगे शो अप कर सकता है। मतलब कई बार होता है पेशेंट को लगता है कि थोड़ी सी स्किन थी लेकिन अभी इतना गहरा कैसे हो गया। नो, बेड सोर तो शुरू से ही गहरा है। क्यों? क्योंकि डेवलप बोन के राउंड सबसे पहले होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर वही डेवलप हुआ है। जब तक स्किन तक पहुंचा तब तक तो डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और इस स्टेज में अगर ऊपर से हील हो गया तो सुपरफिशियल मतलब जो सेकंड डिग्री टाइप थर्ड डिग्री के सुपरफिशियल एस्पेक्ट से ही निकल गया। लेकिन अगर लगे कि पूरा फैट मसल अंदर डेडी हो गया तो फिर तो स्टेज 4 हो गया। इसलिए इसको अनस्टेजेबल बोलते हैं कि ये सेकंड डिग्री तक भी रुक सकता है और या फिर आगे 4 तक तो जाएंगे। अब ये होता है जैसे ब्लिस्टर बना हुआ है और आपको स्किन में ब्रेक नहीं है, तो इसमें डीप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेवलप उस लेवल पे हुआ होगा। लेकिन कई बार ये धीरे धीरे ऊपर से हील होके फ्लूइड उसका ब्लिस्टर का सूख जाता है और हीलिंग हो जाती है, तो उससे भी सेटल हो सकता है। तो जब भी आपको ब्लिस्टर दिखे, उसमें डार्किश सा फ्लूइड दिखे, तो आपको सस्पेक्ट करना होगा कि हाँ ये बेड सोर आपका डीप है। आइडिया डेप्थ को जानने का सिर्फ ये है कि आपकी ट्रीटमेंट वेरी करती है, कौन सी गहराई का बेड सोर है उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट वेरी करेगी। तो आपको पूरा इन स्टेजेस का अगर पता होगा तो आपका जो एक कह लो केयर पैटर्न और बेटर हो जाएगा और डिफरेंट हो जाएगा, जिससे आप उसको जल्दी हील करा सकते हैं। अब जैसे वो ब्लिस्टर स्किन हटी तो नीचे से ये रेडिश एरिया निकल आया, तो दैट मीन ऑलमोस्ट स्टेज 3 तक था उसके नीचे, जो कि शुरू में देखने से लग रहा था ये तो ब्लिस्टर ही है, सर अब ये तो कोई बात नहीं, स्किन में ब्रेक तो हुआ ही नहीं हुआ। बट जब भी इस तरह का पिक्चर आपको दिखेगा तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि डीपर इंजरी हो सकती है। और कई बार होता है ये ऊपर से ही धीरे धीरे ड्राई होकर हील भी हो सकता है पूरा, लेकिन दिख गया तो यू मस्ट थिंक कि हाँ इसमें डीपर इंजरी हो गई। अब जैसे ये सिंपल इतना हुआ, लेकिन ये एरिया को देखो तो ये ज़्यादा प्रेशर वाला है, तो दैट मीन्स आपका इंजरी डीपर हो सकती है। अब कई बार होता है कि किसी के वो डला होता है, पोलिस कैथेटर डला होता है, तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। कई बार होता है पोलिस की ट्यूब आपके सोते हैं तो नीचे आ जाती है, तो ऐसे प्रेशर इफेक्ट भी डेवलप हो सकता है। ट्यूब मैट्रेस हुई, ऊपर से आपकी स्किन है और बीच में ट्यूब है, तो एक तरह से मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट बीच में आ गया तो प्रेशर इफेक्ट वहाँ भी डेवलप है। अब आता है हम अगर किसी के बेड सोर प्रिवेंट कैसे करना है और बेड सोर हो गया तो कैसे ट्रीट करना। हमारे को पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए कि बेड सोर हुआ क्यों, किस वजह करके हुआ, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड है। उसके बाद है पेशेंट को और प्रॉब्लम्स क्या है साथ। अगर कोई डायबिटिक है तो आपको पता है कि उसमें हीलिंग में इश्यूज आएंगे, सेंसेशन में प्रॉब्लम होएगी, उसके वेस्कुलर फ्लो में प्रॉब्लम होएगी, तो आपको उसी हिसाब से उसको फिर ट्रीटमेंट अपनी प्लान करनी पड़ेगी। पेशेंट का अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, आप अच्छी सी ड्रेसिंग तो बड़ी सुंदर कर रहे हो लेकिन न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, तो आपकी हीलिंग स्लो रहेगी, आपको उसको भी बिल्डअप करना होगा। पेशेंट का मेंटल स्टेटस, अगर पेशेंट खुद कुछ भी नहीं समझ पा रहा है तो आपका केयर लेवल टोटली डिफरेंट है। तो एक पेशेंट है वो खुद कॉन्शियस है, तो आप उसको समझा सकते हो कि भी थोड़ा बहुत तुम भी ऐसे कर लेना मूवमेंट। मान लो किसी का लोअर बॉडी पैरालाइज है, तो आप पेशेंट को अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने पे हेल्प करो, ताकि पेशेंट खुद अपनी बाजू लगा के इधर उधर मूव करता रहे। तो जो केयर टेकर का काम कम हो जाएगा, वो ज़्यादा बेटर वे में आपकी केयर प्लान कर पाएगा। नहीं तो आप पूरे अनकॉन्शियस हो तो आपको एक से ज़्यादा केयर टेकर चाहिए हो।
उसके अलावा पेशेंट आपकी बात को कितना समझ सकता है, मतलब उस पेशेंट उस तरह के सेंसेस में है कि नहीं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ नर्सिंग केयर है अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे कि पेशेंट का खुद का स्टेटस क्या है, उसकी डिजीज़ क्या है। और कई बार होता है कि आपको पेशेंट को जिस स्टेज पे देखते हो वो स्टेज ही ऑलरेडी इतनी एडवांस है कि पूरी टांगें मुड़ चुकी हैं, उनको सीधा करना मुश्किल है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो चुके हैं या बात में इतना ज़्यादा मसल का। तो अकॉर्डिंगली अब वो पेशेंट को जब आप टर्न करा रहे हो तो आपको उसमें भी डिफ़िकल्टीज आएंगी। पेशेंट के दोनों लेग्स के बीच में पिल्लो लगाना चाहते हो, उसमें डिफ़िकल्टी आएंगी, तो वो आपको उसी हिसाब से प्लान करना होगा। जो मेडिकल केयर है, हम दो तरह से ट्रीटमेंट को प्लान आउट करते हैं, एक मेडिकल केयर हो गया, एक सर्जिकल केयर। तो मेडिकल केयर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पोस्चर। जैसे मैंने बोला 2 घंटा लग जाते हैं एक जगह जब प्रेशर रहता है तो बेड सोर बनने में, तो आपको 2 घंटे से पहले प्रेफरेबली 1.5 आवर में पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए। उसके अलावा जैसे आप अलग तरह की मैट्रेसेस आती है, वाटर मैट्रेस आती है, एयर मैट्रेसेस आती है, बट ऐसा नहीं कि अगर आपने एयर मैट्रेस यूज़ किया तो पेशेंट का पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि उसमें जो बेड्स होते हैं उसमें एयर करंट चेंज होते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर कम रहता है। बट स्टिल अगर आप उसी पोजीशन में पड़े रहे तो फिर तो कुछ इफेक्ट उस पर आएगा ही प्रेशर का। तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा, बट दैट डजंट मीन कि आप उसी एयर मैट्रेस लगा लिया तो पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। फिर आपको बॉवल, ब्लैडर, इनका केयर करना ही करना है ताकि मॉइस्चर नहीं हो या बहुत गीले रहेंगे तो आपकी स्किन नेचुरल होकर फटेगी। जितने प्रेशर पॉइंट्स हैं उसको माइंड में रखते हुए आपको उसके लिए प्रिकॉशन देना। मान लो आपने पेशेंट को इस करवट लेटाया तो पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो आपको पता है पिन्ना पे प्रेशर आएगा, तो आप ऐसी ड्रेसिंग बनाओ कि वो आसपास पिन्ना को हवा में कर दे। शोल्डर पे है तो आपको इस तरह का कुशन दो कि वो एरिया जो आपका है वो या तो पोजीशन चेंज करो, उसके अलावा आपको वो साथ में दो कि आपका प्रेशर पॉइंट हवा में हो। उसके बाद आपको फ्रिक्शन अवॉइड करना चाहिए और खींचातानी अवॉइड करनी चाहिए। उसका बेस्ट तरीका होता है जब खास करके जब केयर टेकर मतलब कम है, तो एक बेडशीट तो आपने लगाया ही, उसके ऊपर एक सेंटर में जब ऑलमोस्ट मिड हमारी ट्रंक से लेकर के यहाँ पे नी जॉइंट तक लेवल एक शीट और लगा, उसको ड्रॉ शीट बोलते हैं, ताकि पेशेंट को टर्न कराया आपने शीट पकड़ा और चेंज कर मतलब टर्न करा दिया तो उसमें आपको मैन पावर कम चाहिए। अगर आपने शीट नहीं लगाई तो टेढ़ा कर रहे हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पहले ऊपर की बॉडी अलग मूव करेगी, लोअर बॉडी अलग करेगी, मान लो उसकी स्पाइन की कोई इश्यूज है तो वो अलाउड नहीं है इस तरह करना। तो लॉग रोल बोलते हैं। अब लॉग रोल में एक जैसे लकड़ी का लट पड़ा हुआ है तो पूरा ही मूव करेगा जब आप उसको मूव करें, तो पेशेंट की फुल बॉडी एक साथ मूव करनी चाहिए। उसके अलावा आपको पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जैसे हमने पहले ही जज कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली आपको डाइट पेशेंट के हिसाब से प्लान करनी है। चाहे वो कोई भी मेथड हो, बाय माउथ दे रहे हो या ड्रिप से दे रहे हो या राइस ट्यूब से दे रहे हो, तो प्लान अकॉर्डिंगली करनी है। देन जिस कॉज करके बेड सोर हुआ है आपको वो भी प्लान करना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट भी चाहिए होगी और जो एप्रोप्रिएट मेडिसिन चाहिए वो उसके अलावा आपको देनी है। अब अगर आपका व्हील चेयर बाउंड हो जैसे आप, और एक होता है जैसे आप बेड पे हो, तो व्हील चेयर बाउंड में आपका सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके इस्कियल एरिया में आ ही रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी फुल बॉडी का वेट आ रहा है। जब आप लेटे हुए हो तो आपका फुल बॉडी का वेट एक पॉइंट पे नहीं है, लेकिन जब आप बैठे हुए हो तो फुल बॉडी अपर बॉडी का वेट 1-2 पॉइंट्स पे ही जा रहा है। थोड़ा सा पोजीशन अगर आप और जल्दी चेंज करोगे तो इट इज बेटर एज कम्पेयर टू जब आप लेटे हुए हो तब आप 1.5 घंटा बोलते हैं। जब आप व्हील चेयर बाउंड हो तो इवन 15 मिनट 30 मिनट में भी करते रहो तो बेटर चलेगा। अब आप जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस है, 2 घुटने अगर टच करते रहे तो प्रेशर इफेक्ट होगा आपस में, चाहे वहाँ मैट्रेस नहीं आई। हमने बोला कि प्रेशर इफेक्ट होता है जब नीचे मैट्रेस हो, बोन ऊपर हो, बीच में स्किन हो, लेकिन यहाँ तो मैट्रेस नहीं आई ना, लेकिन एक बॉडी पॉइंट ऊपर और बॉडी पॉइंट,
तो वो भी वही काम करेंगे जो कि मैट्रेस और बोन करेंगे। तो आपको इस तरह से कुछ पिलो लगा के दोनों प्रेशर पॉइंट्स को आपस में टच करने से बचाना चाहिए। इधर से मैट्रेस लग गया, उधर पिलो लग गया, उधर कान के नीचे लग गया या डोनट लग गया। ये जैसे आप फोम यूज करो, साइकिल या साइकिल हो रहा हूँ, स्कूटर की टायर जो होता है आइस से उसको अवॉइड करें। कारण क्या होता है, जब आपने उसमें हवा भरी ना वो टाइट रिंग बन जाता है, तो उसकी बजाय ये सोफे की जो फोम होती है, जो एमएन फोम है, उसमें कट्स बना के आप यूज कर सकते हो। थोड़ा वो कंपैरेटिवली पेरिफेरी भी सॉफ्टर रहेगी। अब जैसे कान पे प्रेशर सो डेवलप हुआ हुआ है इधर कान पे, तो आप इस तरह का ये डोनट ड्रेसिंग जो लेडीज को सर पे टोकरा लेके जा रहे हैं तो रखते हैं ना, डोनट बोलते हैं उसको, तो इस तरह की ड्रेसिंग आप बना सकते हो। अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं न्यूरो सर्जरी में, तो वही फोम का बना के उसके ऊपर हेडफोन दे सकते हो। साथ में पेशेंट को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जरी में कुछ म्यूजिक गाना चाहिए तो म्यूजिक सुनाना है, लेकिन आप प्रेशर भी अवॉइड करना चाहते हो तो बीच में फोम लगा दो कट कर, उसके ऊपर आप लगा सकते हो। अलग तरह की मैट्रेसेस है, जैसे वाटर बेड होता है। अब एयर मैट्रेस जो होती है वो दो तरह से आती है। इसमें जो एयर कॉलम्स है वो छोटे हैं। इसमें क्या होता है, एक एयर कॉलम इन्फ्लेट हुआ मतलब उसमें हवा भरी, दूसरा डिफ्लेट हो गया, फिर तीसरा इन्फ्लेट हुआ, चौथा, तो ऐसे क्रंच की तरह चलता है, तो प्रेशर आपका चेंज होता है। अब कुछ पेशेंट हेल्दी है, फुली अनकॉन्शियस है, तो ये और बड़े एयर कॉलम्स आते हैं जिनको आप यूज करते हैं। बड़ी बात देखा होगा कि ड्राई ऑक्सीजन लगाया होता है, पाउडर, टायर पर ट्यूब भी यूज करते हैं, ग्लव को पानी में भर के वो रखा जाता है। लेकिन जब आप ग्लव रखते हो तो पेशेंट उसी पोजीशन में ग्लव के ऊपर टांग रहे इतना टाइम मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं तो मूवमेंट होएगी तो फिर फिसल जाता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल क्या यूज कर रहे हैं। ट्यूब मैंने बोला ही था, तो प्रेफर नहीं करना चाहिए। पाउडर क्या होता है, आपने पाउडर लगाया जैसे तो ड्राइनेस तो हो गया, लेकिन ग्रोइन में पाउडर लगा दिया, वहाँ स्वेटिंग भी होगा, तो वो पाउडर भी एज ए फॉग की तरह एक्ट करता है। बेटर होता है कि उस एरिया को क्लीन रखो और कुछ फोल्ड में कोई भी ड्राई कपड़ा रख दो, गॉज रख दो, ताकि दो स्किन सरफेस आपस में टच नहीं हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग है जो कि डिपेंडिंग होती है बेड सोर की स्टेज क्या है। इसमें बेसिकली जैसे वूड की ड्रेसिंग्स करके भी बेड सोर हील हो सकते हैं, डिपेंडिंग उनके बेड सोर की डेप्थ या स्टेज क्या है। आजकल ये वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग आती है जो हेल्प करती है वूड हीलिंग में, फिर सर्जरी जो है। ये फोम ड्रेसिंग आती है, इनको आप मतलब इनका पर्पस होता है, इनका ड्यूरेशन होता है कि कितना टाइम रख सकते हो, कौन सी कंडीशन में यूज़ करना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग ये पेशेंट ट्रीट किए हुए हैं, डिफरेंट ये सिंपल मतलब जैसे ड्रेसिंग से ठीक हुए हैं। अब जैसे इस तरह का था, फिर आपने उसके ऊपर लगाया फोम ड्रेसिंग, लेकिन जो मर्जी ट्रीटमेंट कर लो, प्रेशर तो आपको अवॉइड करना ही करना। ऐसा नहीं कि हाँ जी हम पट्टियाँ करा देंगे बाकी हम लेटे एक ही पोजीशन में रहेंगे, फिर तो बेड पर कभी ठीक नहीं। अब जैसे धीरे धीरे ब्लिस्टर का फ्लूइड अब्जॉर्ब हुआ, स्किन निकला और फाइनली ड्रेसिंग से ही सिर्फ हील हो गया। ये फाइनल पिक्चर उसकी, और ये बिल्कुल फाइनल तो हीलिंग हो गया, और विदिन 21 डेज टोटल हील हो गया। जैसे इस तरह का वूंड है, फोम ड्रेसिंग लगाया हमने, वूंड और बेटर हुआ, लाली दिखना शुरू हुआ, नेक्स्ट फिर उसमें और नया टिश्यू और फाइनली वो हील हो गया। तो ये वो केसेस है जो ड्रेसिंग से ही हील हो। अब जैसे अर्ली बेड सोर है, आपका रेडिशनेस डेवलप हो गया, जा नहीं रहा, आपने फोम ड्रेसिंग से उसको प्रोटेक्शन दिया था आपने, तो फाइनली जैसे वो टोटल डिसअपीयर हो गया। सर्जिकल में डिफरेंट मेथड्स हैं। आपने टिश्यू जो डेड टिश्यू है उसको निकाला, आपको लगा टिश्यू रिलेटिवली रेड हो रहा है, उसको और बेटर करने के लिए मशीन लगाया, फिर आपने कुछ कवर किया। अब इसमें जैसे ये एरिया था, आपने उसको सारे को कर दिया, रेड हो गया, फिर आपने स्किन लगा दिया। अब ये था, इसमें डेड टिश्यू था, आपने डिब्राइड किया, ये बैक वाली जो मशीन मैंने देखा वो लगाया, टिश्यू इतना रेड हो गया, फिर आपने उसके ऊपर मास्क चढ़ाया जो कि स्लैब सर्जरी हो।
ये जैसे भाई साइड का टिश्यू लेके घुमा के माल आए और फाइनली टिश्यू का डिलीट होता है। अब किसी के साइड में होता है तो ये अब ये सर्जरी बहुत बड़ी होती है, बट कई बार आपको करनी पड़ती है बेड को हील कराने के लिए। अब जैसे इस पे था टिश्यू डेड था, उसको पहले तो सारा क्लीन किया, जैसे कुछ जो डेड टिश्यू था उसको निकाला, ड्रेसिंग किया हमने, फिर आपने उसके ऊपर वो मशीन लगाया, उससे टिश्यू और रेड हो जाएगा नहीं, ये रेड हो गया, फिर फाइनली आपने स्किन लगाया। क्योंकि आपको जब भी स्किन लगाना है या फ्लैप लगाना है या सर्जरी इस तरह का करना है तो टिश्यू सारा रेड होगा तभी आप कर पाओगे, डेड टिश्यू के ऊपर ये नहीं कर सकते। अब ये पूरा पॉकेट टाइप बना है, काफी लेट स्टेज वाला बेड था, पूरा खोला, सारी पॉकेट को जैसे खोला, फिर उसमें बैग भी लगाया, टिश्यू चिकड़ा रेड हुआ, फिर उसके ऊपर मास्क चढ़ा दिया, फिर फाइनली सारा ही। ये दीज आर नॉट कॉस्मेटिक सर्जरी, फंक्शनल सर्जरी है। अगर और पेशेंट बहुत ज़्यादा कीन हो जाए फिर आप स्टार्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ये जैसे साइड से बेडसोर था सेंटर में, तो साइड से लेके मास्क को लगाया उसमें। तो अब जो मेरा बेसिकली सजेशन यही है कि जैसे आपने नॉलेज लिया, अगर ये नॉलेज आप तक स्टे कर गया तो उसका फिर फाइनल कुछ ना इस प्रेजेंटेशन का पर्पज हुआ, ना आपका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पज। ये तो है कि 1 से 10, फिर 10 से आगे 10, तो इट हैज टू गो लाइक सो दैट के ये मेरा एक अपनी बनाई हुई सेइंग है कि जब हम किसी के हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाते हैं ना, तो हम पूछते हैं और जी क्या हाल है, क्या चीज़ है, कैसे हैं, आगे क्या होगा। उसके साथ में हमको एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए, बेडसर तो नहीं है ना भाई, बिकॉज आपने उनके माइंड में भी डाल दिया कि हाँ बेडसर हो सकते हैं, आपका पेशेंट इतना सिक चल रहा है, या घर पे है कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है, तो उनको पता ही नहीं कि बेडसर होगा क्या, फिर जब डेवलप हो गया तब पता चलेगा। तो हम हालचाल पूछने तो गए हैं, साथ में ये भी पूछ लेना कि बेडसर तो नहीं है, तो हमारा पर्पज सॉल्व हो जाता है, हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा पाते हैं। अब जैसे ही डिटेक्ट हो जाता है ना, ट्राई टू ट्रीट इट इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर। ऐसा नहीं कि चलो अभी तो सुपरफिशियल है ना, कोई बात नहीं, अभी तो सिंपल यही कर रहे हैं। शुरू से ही एक प्रॉपर प्लान वे में ट्रीट करें। मतलब जो आपको तो पता है ना कि आज स्टेज 2 है, कल स्टेज 3 भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट की जो मेन प्रॉब्लम है वो तो वही की वही है। अब पैराप्लेजिया हो गया, वो इम्प्रूव नहीं होगा, तो आपने सोचा चलो ये तो स्टेज 2 बेड है ना, कोई बात नहीं देख लेंगे, तो स्टेज 3 बनेगा ही बनेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल। प्रिवेंशन इज ईजियर एंड लेस एक्सपेंसिव। ये तो मतलब एक डिक्टम है जो हर एक को पता होना चाहिए। फाइनली आई ऑलवेज से कि हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू ऑल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट स्टेज फर्स्ट में ही तो पता चलना चाहिए। स्टेज 1 में ही तो पता चलना चाहिए।